नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। शुभारंभ समारोह नमो घाट पर आयोजित किया गया। भारत की सांस्कृतिक विविधता और बेहतर संबंधों को स्थापित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में तमिलनाडु के तमाम क्षेत्रों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल भाषा के ग्रंथों के ब्रेल लिपि में हुए अनुवाद का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यहाँ काशी और तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़ी जानकारियां और वस्तुओं को संजोया गया है। काशी तमिल संगमम के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी और तमिल संस्कृति का शानदार जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों के बीच ऐतिहासिक और मजबूत रिश्ते का उल्लेख करते हुए कहा कि काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में ही नहीं, अब पूरे दुनिया में जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा है, लेकिन भारत में राष्ट्र एक आध्यात्मिक आस्थाओं से बना पुंज है। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी भावना का प्रदर्शन उस समय भी हुआ था जब नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की किसी भी सभ्यता की तुलना में विविधता में आत्मीयता का सबसे सहज और श्रेष्ठ स्वरूप भारत में ही दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने पीएम जन कल्याण योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री ने उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नन्हे मुन्ने बच्चों से मुलाकात की। ये बच्चे प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उल्लास और उत्साह से लबरेज दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई और खेलकूद के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने विकसित भारत का संकल्प भी लिया। वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पहल जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो देशवासियों से जानना चाहते हैं कि जो कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं उनका कितना असर धरातल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों के एकजुट प्रयास से हम इस संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोकसेवकों पर सकारात्मक असर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से लोकसेवकों को अपने काम में संतोष मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत इन लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काशी में भीड़ उमड़ पड़ी। सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए हजारों लोगों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। अपने प्रेम को जाहिर करते हुए लोगों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री ने इस प्रेम के लिए जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसे कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। सूरत डायमंड बोर्ड्स के जरिए एक ही स्थान पर आयात निर्यात के लिए एक्सचेंज में अत्याधुनिक सीमा शुल्क निकासी गृह, खुदरा आभूषण व्यवसाय के लिए आभूषण मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट की सुविधा इसमें शामिल है। भारत के पक्ष में बनने वाले वैश्विक माहौल का असर उद्योगों की उन्नति पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है और मेड इन इंडिया आज के समय में सशक्त ब्रांड बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास देश का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे।
इसमें सूरत के डायमंड उद्योग की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन की भी सौगात सूरतवासियों को दी। ये व्यस्त घंटों के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और इसमें सर्वाधिक व्यस्त घंटों के दौरान इसकी क्षमता 3000 यात्रियों तक बढ़ सकती है। सूरत एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। टर्मिनल भवन एक तरह से सूरत शहर का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसे स्थानीय संस्कृति और विरासत के साथ डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस शानदार टर्मिनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सूरत वासियों, गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में लोगों ने भव्य स्वागत किया। सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। सूरत में अपने प्रधान सेवक की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अपने खास अंदाज में अभिवादन किया। अपनी काशी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उमराहा में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ करेंगे। विहंगम योग के शताब्दी वार्षिकोत्सव समारोह को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस महामंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा साधना का केंद्र है। महामंदिर शिल्प अत्याधुनिक तकनीक और वास्तु का अद्भुत सामंजस्य है। वाराणसी का स्वरवेद मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। महामंदिर में 64,000 वर्ग फीट में 7 मंजिला इमारत में का निर्माण कार्य लगभग 18 साल पहले शुरू हुआ था। महामंदिर में मकराना पत्थर पर स्वरवेद के दोहे अंकित हैं। 3137 स्वरवेद की सूक्तियां यहां अंकित की गई। महामंदिर में मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह है। मंदिर की खूबसूरती को निखारने के लिए दीवारों पर गुलाबी पत्थरों पर नक्काशी की गई है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के जीवन वृत्त का प्रदर्शन यहाँ किया गया है। उनका जीवन सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए समर्पित रहा। प्राचीन स्थापत्य कला के समन्वय से बन रहे इस दिव्य आध्यात्मिक केंद्र की एक झलक पाने के लिए दुनिया के लोग उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने एक दैनिक अखबार को दिए विशेष साक्षात्कार में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। संसद की सुरक्षा में सेध के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहद दुखद और चिंताजनक घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेध की गंभीरता को जरा भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए और जांच एजेंसियां सख्ती से जांच में जुटी हुई हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। उन्होंने कहा कि एक देश में किसी तरह से 2 विधान नहीं चल सकते। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संदेश बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए सीटों की गिनती से ज्यादा जनता के दिलों को जीतना प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गारंटी शब्द बोलते ही आम लोगों के मन में 4 पैमाने उभरने लगते हैं जो इस गारंटी का आधार बनते हैं। ये पैमाने हैं नीति, नीयत, नेतृत्व और काम करना, ट्रैक रिकॉर्ड, और जनता इन्हीं आधार पर लोगों को परखती है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खुशी है कि ये खुशी सिर्फ मोदी की ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ हृदयों की खुशी है, मन के संतोष का अवसर है। मेरे लिए 22 जनवरी को यह अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में अर्थव्यवस्था को गति देने वाला हर सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि हर बार भारत हमारे एक्सपर्ट के आकलन से भी बेहतर कर रहा है। साल 2013 में स्थिति इससे उलट थी। देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केरल में जहां तेज बारिश हो रही है, वहीं उत्तर भारत में तेज ठंड ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में इन दिनों लगातार बारिश हो रही, जिसके कारण कई शहरों में लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। राज्य के कई जलप्रपात में तेज बहाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने दक्षिण तमिलनाडु में कई स्थानों और उत्तरी तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है।
पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका और कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थुडुकुडी, तेनकाशी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुक्कोट्टई, रामनाथपुरम, शिवगंगई और विरुधुपुर नगर जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका जताई है। तेनकाशी शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई है। कुंतला झरने में पानी का बहाव काफी तेज देखा गया है। लौटते मानसून के कारण केरल के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद शहर में तापमान नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने सोमवार तक दक्षिण केरल में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार सोमवार को लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। बात अगर उत्तर भारत की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट जारी है। दिल्ली में रविवार को कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर बर्फ की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। राज्य में भारी बर्फबारी के कारण चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित बाजार में एक बड़ा धमाका हुआ। सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, 3 अन्य लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर बड़ा आरोप लगाया है। केरल के राज्यपाल ने कहा कि कालीकट विश्वविद्यालय पहुंचने पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का विरोध प्रदर्शन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा प्रायोजित है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर आरोप लगाया कि वो राज्य की वित्तीय संकट से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य ही जीवन है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अटल जी की जो आकांक्षा और भावनाएं थी वे आज पूरी हो रही हैं। तेलंगाना में वायुसेना अकादमी के 212वें ऑफिसर्स कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की समीक्षा की। (212वें ऑफिसर्स कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि समय के हिसाब से नवाचार का लाया जाना बेहद आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक रामविचार नेताम ने आज प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में रामविचार नेताम को शपथ दिलाई। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राज्य मुसलमानों आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पीएसी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएसी जवानों के पराक्रम के कारण हमले को निष्फल करने में हुई सफलता का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की औसत प्रति व्यक्ति खपत अप्रैल से अक्टूबर में वार्षिक आधार पर 3.8 सिलेंडर रिफिल तक सुधर गई, जो कि 2019-2020 में 3.01 रिफिल और वित्त वर्ष 2023 में 3.71 रिफिल थी। बीते 8 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर अच्छी बढ़ोतरी हुई। इस सप्ताह अपना विदेशी मुद्रा भंडार 2.816 अरब डॉलर बढ़कर 606.859 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ये 4 महीने का उच्चतम स्तर है। करदाताओं के अनुपालन में सुधार के कारण अप्रैल 2023 तक 5 वर्षों में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या लगभग 65% बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई। जीएसटी के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2023 में भारतीय शेयर बाजार में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए डाले हैं। निराशाजनक वैश्विक परिदृश्य के बीच देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसे के चलते भारतीय बाजार के प्रति विदेशी निवेशकों का आकर्षण बना हुआ है। देश में डीजल की खपत में दिसंबर के पहले पखवाड़े में कुछ सुधार आया। दीपावली के दौरान देश में कुछ ट्रक चालकों के छुट्टी पर चले जाने की वजह से नवंबर में डीजल की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली। बीते सप्ताह में देश में तेल तिलहन बाजार में मूंगफली तेल तिलहन में सुधार आया, वहीं बाकी सभी तिलहनों के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। बम्पर पैदावार के बीच किन्नू की कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट के कारण पंजाब में किसान परेशान हैं। कीमतों में गिरावट की वजह से किन्नू उत्पादकों के समक्ष अपनी लागत निकालने का भी संकट आ गया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने जेन टेक्नोलॉजी के साथ 20 लाख शेयर 725 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। इस खरीद के बाद अब टाटा ग्रुप की कंपनी के डिफेंस सेक्टर की कंपनी में 2.38% की हिस्सेदारी हो गई। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने लाखों एजेंटों को बड़ा तोहफा दिया है। बीमा कंपनी ने एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की अधिसूचना जारी की है। पाकिस्तान की साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर 14 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 6 महीने के उच्चतम स्तर 43.16% पर रही। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। जापान और फिलीपींस के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के तटरक्षकों ने समुद्री सुरक्षा और के संबंध में मजबूत करने के लिए सहयोग ज्ञापन आदान प्रदान किए। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ हुए द्विपक्षीय बैठक में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि जापान के साथ हुए समझौते से दक्षिण चीन सागर में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। सर्बिया में संसद के 250 सीटों के लिए चल रहे मतदान के बीच राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने अपने संसदीय क्षेत्र बेलग्रेड में अपना वोट डाला। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष में पीड़ितों के लिए राहत कार्य कर रहे फिलिस्तीनी रेक्रिसेंट सोसाइटी ने इजरायली सेना पर वेस्ट बैंक के तुलमर्ग क्षेत्र में एम्बुलेंस रोकने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिलिस्तीन रेक्रिसेंट सोसाइटी ने दावा किया है कि रेड क्रॉस के साथ समन्वय के बावजूद सैन्य बलों द्वारा एम्बुलेंस को रोके जाने के कारण राहत शिविर में एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई। कुवैत के पूर्व शासक अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। शेख पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। फ्लोरिडा में तूफान के साथ हुई तेज बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इटली के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से रोम में मुलाकात की।
फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सैन्य बलों के हमले में 3 निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में एक रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रीय जनमत सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि मैं रिपब्लिकन नामांकन के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से लगभग 50% अंकों से आगे हूं। लेबनान ने लॉन्च किए गए एक मानव रहित विमान के हमले में मारे गए इजरायली सैनिक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। चीन के कई प्रांतों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बर्फबारी के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कई दिनों से हो रही भारी बर्फबारी के बाद प्रशासन ने एहतियातन स्कूल को बंद कर दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन मध्य पूर्व की यात्रा पर है। दक्षिणी यूक्रेन क्षेत्र में गवर्नर ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेनी सैन्य बलों ने रूस की ओर से दागे गए 20 ड्रोन को मार गिराया है। पोप फ्रांसिस ने अपने जन्मदिन के अवसर पर चर्च में प्रार्थना की और दुनिया में शांति की कामना की और दुनिया के अनेक देशों से शांति का भी आग्रह किया। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना एक दिवसीय यात्रा पर इजराइल पहुंची। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिल्ली में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने कुल 105 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे पायदान पर रहा। भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 117 रन के लक्ष्य को भारत ने 2 विकेट गंवाकर 17वें ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत के साई सुदर्शन ने अपने पहले वनडे में अर्धशतक लगाया। करियर का पहला वनडे खेल रहे साई सुदर्शन ने नाबाद 55 रन बनाए। ईशान किशन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। सीनियर चयन समिति ने केएस भरत को उनके विकल्प के तौर पर चुना। सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने नाबाद शतक की मदद से इंग्लैंड ने तीसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने 30-30 ओवर के इस मैच में डकवर्थ लुइस नियम के तहत 44 रन से जीत दर्ज की। केन विलियमसन बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे। विलियमसन 1 साल बाद कोई टी20 मैच खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को 360 रन से करारी शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 450 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गई। रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन का पहला लुक जारी किया गया है। फिल्म में रवि तेजा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के किरदार में नजर आ रहे हैं। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जैक एक्सेलरॉड का निधन हो गया है। जैक ने डायनेस्टी, नॉट्स लैंडिंग, मॉडर्न फैमिली जैसी कई टीवी धारावाहिकों में काम किया और कई फिल्मों में भी वो नजर आए। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम का आज जन्मदिन है। थ्रिलर फिल्म जिस्म से अपनी एक्टिंग की पारी की शुरुआत करने वाले जॉन अब्राहम आज हिंदी सिनेमा के सबसे फिट और दमदार अभिनेताओं में शुमार किए जाते हैं। पंकज त्रिपाठी की बहुप्रतीक्षित फिल्म मैं अटल हूं का ट्रेलर 20 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में पंकज त्रिपाठी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में नजर आएंगे। मनोज वाजपेयी की मशहूर वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 की कहानी नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर आधारित होगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर